करते हैं अपन। ठीक है, देखो पिछले बार जो क्लास थी उसमें अपन पढ़ चुके हैं। ये बंद कर दो। पिछली जो क्लास थी उसमें आप पढ़ चुके थे, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण हो गया था, परावर्तन द्वारा ध्रुवण भी करा दिया था मैंने। ठीक है, उसके बाद में द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण भी करा दिया था, मतलब निकोल प्रिज्म के द्वारा ध्रुवण भी हो चुका था। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चालू करते हैं द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण या द्विवर्णता। पहले द्विवर्णता ही बता देता हूं, फिर द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण बता देता हूं। भाई मैं ऐसा होता है भाई, कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि जब उन क्रिस्टलों के अंदर अध्रुवित प्रकाश प्रवेश करता है तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक समतल ध्रुवित किरण जो है वो क्रिस्टल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और शेष एक जो किरण बन जाती है वह पूर्णतः ध्रुवित रूप में बाहर निकल जाती है। ये घटना द्विवर्णता कहलाती है और ऐसे क्रिस्टल जो है वो द्विवर्णक कहलाते हैं। द्विवर्णता का एग्जाम्पल या द्विवर्ण क्रिस्टल का एग्जाम्पल टूरमेलिन का क्रिस्टल या टूरमेलिन का क्रिस्टल, शुरुआत वहीं से कराई थी मैंने ध्रुवण की। तो टूरमेलिन का क्रिस्टल जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? द्विवर्ण के या द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यूं मान लो कि एक दिशा के अतिरिक्त जितने भी कंपन होते हैं वो सारे के सारे अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, एक वो मयंक ने पूछा था कि ओ रे एंड ई रे के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक अलग अलग क्यों होता है, तो उसका आंसर ये रहता है भाई, ओ रे एंड ई रे का वेग जो है क्रिस्टल में अलग अलग होता है। वेग अलग अलग होगा तो अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या होता है? C1 बाय C2 होता है अपने पास। ठीक है, ये तो बात हो गई द्विवर्णता की। अब अपन चलते हैं पोलेराइड। इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है पोलेराइड। डायग्राम है भाई इसमें। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो अपन चलते हैं, पोलेराइड वे पदार्थ हैं जो अध्रुवित प्रकाश को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ध्रुवित प्रकाश में बदल देते हैं। पोलेराइडों का सिद्धांत क्या है? सभी पोलेराइड जो है वो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो सिद्धांत हो गया पोलेराइड का अपने पास, कौन सी होती है? द्विवर्णता। इसीलिए मैंने पोलेराइड के ब्रैकेट में क्या लिख दिया? द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। तो पोलेराइड वे पदार्थ हैं जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं, देखो यूं तो जो है ना पोलेराइड का मतलब अपने पास जैसे टूरमेलिन का क्रिस्टल वगैरह ये सब पोलेराइड ही हैं, पर सस्ते पोलेराइड बनाने के लिए अपने पास हर्पेथाइट का उपयोग किया जाता है भाई। हर्पेथाइट, हर्पेथाइट जो है ना ये पुनैन का आयोडोसल्फेट होता है भाई। क्या होता है? पुनैन का आयोडोसल्फेट। पुनैन जानते हो, मलेरिया की दवा होती है क्लोरोक्विन जिसको कहते हैं अपने पास, तो पुनैन का आयोडोसल्फेट है ये होता है अपने पास, मतलब आयोडीन और सल्फेट होते हैं। इस हर्पेथाइट के यौगिक को अपने पास है
नाइट्रोसेलुलोज, ये सब केमिस्ट्री में आते हैं भाई, तुम जानते हो पदार्थ हैं। नाइट्रोसेलुलोज की परत पर इस प्रकार बिछा दिया जाता है कि सभी क्रिस्टल जो हैं समांतर स्थिति में आ जाएं, मतलब सभी क्रिस्टलों के प्रकाशीय अक्ष जो हैं एक समान स्थिति में आ जाएं। जब अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाता है तो एक निश्चित दिशा के अतिरिक्त अन्य सभी दिशाओं के कंपन जो है वो इसमें अवशोषित कर लिए जाते हैं, मतलब द्विवर्णता के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। निर्गत प्रकाश जो होगा वो पूर्णतः समतल ध्रुवित या एक ही दिशा में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये द्विवर्णता पोलराइड द्वारा ध्रुवण। इसी में एक टॉपिक करा देता हूं भाई मैं, पोलराइड के उपयोग, कि पोलराइड कहाँ काम में आते हैं। सबसे पहले तो अपन चलते हैं, पोलराइड जो है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए काम में आते हैं, तो पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग होता है अध्रुवित या ध्रुवित प्रकाश की जांच करने में पोलराइड का उपयोग किया जाता है, तो सेकंड हो गया। तीसरा अपन चलते हैं, कार, बस, ट्रक, ये सब होते हैं ना अपने पास, तो ड्राइवर के आगे एक बड़ा वाला शीशा लगा रहता है, उसको विंड स्क्रीन कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं उसको? विंड स्क्रीन। वातरोधी स्क्रीन भी कहते हैं इसको, हवा रोकने वाला। ठीक है ना, हवा रुक जाती है ना अपने पास, ड्राइवर के सामने हवा उसी से रुकती है। बड़ा वाला कांच जो पीछे का दृश्य देखते हैं वो नहीं, दर्पण की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े वाला कांच जो होता है ना ड्राइवर के आगे, पूरा कार के आगे या बस के आगे जो होता है, उसको विंड स्क्रीन या वातरोधी स्क्रीन कहा जाता है। उसमें पोलराइड की एक फिल्म लगा दी जाती है पूरे कांच पर ही। वो इसलिए लगाई जाती है कि जब अपने पास हाईवे पर चलते हैं अपन, तो खास तौर से रात में सामने से जो लाइट आती है ना गाड़ियों की, उनसे रिफ्लेक्शन बहुत आता है, आंखों में चकाचौंध उत्पन्न हो जाती है। उस चकाचौंध से बचने के लिए पोलराइड का उपयोग किया जाता है। वो पोलराइड क्या काम करता है, जो वाहनों की हेडलाइट से प्रकाश आता है उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करेगा तो तीव्रता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और ड्राइवर चकाचौंध होने से बचा जा सकता है अपने पास, तो इसमें उपयोग हो गया। चौथा उपयोग है वायुयान, मतलब हवाई जहाज के दरवाजे और खिड़कियों के शीशों में भी पोलराइड का उपयोग किया जाता है। वो इसलिए कि वायुयान के अंदर जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसकी तीव्रता को कंट्रोल करने में या तीव्रता को कम करने में अपने पास पोलराइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन चलते हैं, क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने के लिए, क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने के लिए भी पोलराइड का उपयोग किया जाता है। ये अपने पास हो गया, पांचवा उपयोग हो गया। एक और उपयोग है शक्कर के घोल की सांद्रता ज्ञात करने में, चीनी के घोल की सांद्रता ज्ञात करने में भी किसका उपयोग होता है? पोलराइड का उपयोग होता है। इसके अलावा 3D फिल्म देखने में, तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा या किसी ने देखा भी होगा, 3D फिल्म होती है ना अपने पास, उसमें वो एक पोलराइड चश्मा लगा के देखना पड़ता है, तो वो 3D फिल्म देखने में अपने पास पोलराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बता देता हूं तुम्हें सामान्य जानकारी के हिसाब से ही। आप लोगों ने डे नाइट के मैच देखे होंगे क्रिकेट के, तो रात में जब खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं तो बाउंड्री पे फील्डिंग करने वाला खिलाड़ी जो है ना, एक नारंगी रंग का चाक चश्मा लगा लेता है अपने पास। अपन ये मानते हैं कि भाई फैशन में है इसलिए रात में भी चश्मा लगा रखा है, जबकि वो फैशन के कारण नहीं लगाता है चश्मा। दरअसल होता क्या है कि रात में बाउंड्री पे जब कैच लेते हैं ना, तो फ्लड लाइट, ऊपर जो लाइटें जलती है स्टेडियम में, उनसे आंखों में चकाचौंध उत्पन्न हो जाती है और गेंद साफ दिखाई नहीं देती है। उस स्थिति से बचने के लिए अपने पास वो नारंगी रंग का चश्मा लगाया जाता है, उसमें लाइट से चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती है और खिलाड़ी को आसानी से गेंद दिखाई दे जाती है। ये कारण है अपने पास वो चश्मा लगाने का। ठीक है, तो ये तो हो गए पोलराइड के उपयोग हो गए। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़ेंगे भाई। आज जुड़ क्यों नहीं रहे बच्चे, क्या चक्कर? नेटवर्क की दिक्कत आ जाए ना। हाँ, पहले वो 3 बच्चे तो लगातार वो थे ही, बहुत देर तक रहे। नेटवर्क की है शायद, है ना? ये देखो, ये क्या नाम है, राजेंद्र हरिद्वार दस्तूरी। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है आज। चलो जी भाई,
हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं, कुछ चीजें हैं जो, पहला आता है ध्रुवक, फिर आएगा विश्लेषक, और इसके बाद में आएगा मेलस का नियम। हाँ जी भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं, देखो यहां से देखते हैं ध्रुवक। ध्रुवक वे पदार्थ हैं जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने वाले पदार्थ जैसे टूरमेलिन का क्रिस्टल हो गया, निकोल प्रिज्म हो गई, अपने पास कैल्साइट का क्रिस्टल हो गया, ये सारे के सारे किसका उदाहरण है? ध्रुवक के उदाहरण है। फिर आते हैं विश्लेषक। विश्लेषक वह पदार्थ हैं जिनकी सहायता से अध्रुवित, ध्रुवित आदि प्रकाश की जांच की जा सकती है। जो ध्रुवक होते हैं वही विश्लेषक होते हैं, मतलब जो उदाहरण ध्रुवक के हैं वही विश्लेषक के उदाहरण हैं। वो के वही लिख देना, निकोल प्रिज्म हो जाएगा, टूरमेलिन का क्रिस्टल हो जाएगा, तो सारे के सारे एक ही चीज है अपने पास। उसके बाद में आते हैं भाई मेलस का नियम। ठीक है, मेलस का नियम ये कहता है कि यदि किसी प्रकाश के आगे ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों रखे जाएं, यदि किसी प्रकाश के आगे ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों रखे जाएं, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत का मतलब बाहर आने वाला प्रकाश की तीव्रता, वो कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। तो नियम ये कहता है आई समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा, जहां पर थीटा ध्रुवक, ध्रुवक है वह विश्लेषक के मध्य कोण है भाई, विश्लेषक के मध्य बनने वाला कोण है। मतलब विश्लेषक और ध्रुवक के मध्य कोण कितना हो गया? थीटा। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता किसके समानुपाती हो जाएगी? I इज प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा, और I बराबर I0 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये मेलस के नियम का गणितीय रूप है भाई, कई बार पूछते हैं। I0 क्या है यहाँ पर? अधिकतम तीव्रता है भाई, अधिकतम तीव्रता है। आगे बढ़े भाई अपन, देखो फर्स्ट कंडीशन ले लेता हूं, थीटा बराबर क्या हो? 0 होने पर इसको कहते हैं भाई समांतर व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है ये? समांतर व्यवस्था, क्योंकि थीटा बराबर 0 तो समांतर हो गए। आई बराबर क्या आएगा? I0 कोस स्क्वायर 0, कोस 0 का मान 1। अब कोस 0 का मान 1, तो कोस में अधिकतम मान कहां पर आता है? 0 पर ही आता है अपने पास। तो तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, तो I मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगी? I0 के बराबर हो जाएगी। सेकंड नंबर अपन चलें, थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री पर। इसको कहते हैं भाई क्रोसित व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है ये? क्रोसित व्यवस्था है। तो I बराबर I0 कोस स्क्वायर 90, आप जानते ही हो कोस 90 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये न्यूनतम तीव्रता होती है। तो न्यूनतम तो 0 हो सकती है, और अधिकतम कितनी हो सकती है? I0 हो सकती है। अब देखो ये समांतर के इनके चित्र कैसे बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। इनमें से एक तो ध्रुवक है भाई, और दूसरा क्या है इनमें से? ये विश्लेषक है। समांतर व्यवस्था में तो यू डायग्राम बनता है, तुम्हारे प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड में भी बनाते हैं, कई बच्चों ने कर भी रखा होगा। ये तो समांतर व्यवस्था कहलाती है। मतलब ध्रुवक और विश्लेषक के प्रकाशीय अक्ष एक दूसरे के समांतर हों तो कौन सी व्यवस्था कहलाती है? समांतर व्यवस्था कहलाती है। और ये क्रोसित व्यवस्था है भाई, इसमें इनके अक्ष जो हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं भाई। अब कैसे लंबवत होते हैं? ये लो जी, दोनों क्रॉस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सी व्यवस्था कहलाएगी? क्रोसित व्यवस्था। और वो कौन सी व्यवस्था कहलाती है? समांतर व्यवस्था। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलें भाई, चलो जी। हाँ देख लूंगा अभी डेरिवेशन। मेलिस के रूल का डेरिवेशन नहीं है भाई, इसमें कुछ ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल का परिणाम है। जैसे ओम के नियम में होता है ना, V समानुपाती I और V बराबर RI, तो सीधा है इसमें डेरिवेशन वगैरह डायरेक्ट है, प्रैक्टिकल के परिणाम है, तो ऐसे ही है इसका। इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ी इसमें है। देखो भाई, अध्रुवित प्रकाश के लिए, अगर प्रकाश अध्रुवित है ना, तो मेलिस का नियम यूं लगेगा भाई। प्रकाश के लिए आप ये काम में लेना सूत्र, I बराबर I0 कोस स्क्वायर I0/2 कोस स्क्वायर थीटा। I0/2 क्यों काम में लिया है? ये औसत तीव्रता है। औसत तीव्रता कैसे हुई? अधिकतम तीव्रता I0 थी, न्यूनतम कितनी थी? 0। दोनों का औसत कितना होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो I0 को और 0 को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो किसके बराबर हो जाएगा? I0/2 के बराबर। तो जब भी अध्रुवित प्रकाश का कोई न्यूमेरिकल हो तो ये लगाएंगे, और अगर कोई ध्रुवित प्रकाश हो तो आप ध्यान में लेना, मैं पहले ही बता देता हूं। फिर न्यूमेरिकल जो है ये लगता है भाई I बराबर I0 कोस स्क्वायर है थीटा। एक क्वेश्चन बताऊंगा उससे क्लियर हो जाता है अभी एग्जांपल। दो पोलराइड है, परस्पर लंबवत रखे गए हैं, इनके मध्य कोई तीसरा पोलराइड थीटा कोण पर रखा जाए तो निर्गत तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो भाई, दो पोलराइड हैं, परस्पर लंबवत हैं, इनके मध्य कोई तीसरा पोलराइड कितने कोण पर ले लिया मैंने? थीटा कोण पर रखा जाता है, तो निर्गत तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सबसे पहले यूं ले लेते हैं, ये दो पोलराइड ले लिए अपने पास, ये हो गया और ये हो गया, ये P1 मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं? P2। कोण कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री का कोण है। तीसरा पोलराइड जो है ना वो थीटा कोण पर, तो यूं मान लो P3 पर है, ये कोण कितना हो गया इनके बीच में? थीटा। तो सबसे पहले तो अपन चलेंगे यहाँ अध्रुवित प्रकाश ले लें अपन। पहले कौन कौन से पोलराइड के लिए मेलिस का नियम लगेगा? P1 और P3 के लिए। किसके लिए लगेगा? P1 और P3 के लिए। तो P1 व P3 के लिए मेलिस नियम से देखो, प्रकाश कौन सा है शुरू में? अध्रुवित, तो नियम क्या लगेगा? I बराबर I0/2, दोनों के मध्य कोण कितना है? कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। I1 मान लो इसको। अब अपन चलें P2 व P3 के लिए। अब इन दोनों के लिए लगाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इनके लिए नियम जो है ना इस तरह से लगेगा, I2 बराबर I1 कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कैसे आया मैं बता देता हूँ। 90 माइनस थीटा तो समझ में आ गया, पहले कोण कितना था? थीटा, अब कोण कितना है इनके बीच में? 90 माइनस थीटा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर। ये I1 क्यों आया? इन दोनों से जो बाहर निकलेगा, मतलब यूं मानो इसका जो निर्गत होगा वो इसके लिए किसका कार्य करेगा? निवेशी का कार्य करेगा। तो इन दोनों से बाहर क्या निकल रहा है बताओ? I1। तो I1 इस सेट के लिए निवेशी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए I बराबर I0 सूत्र होता ही है। अब तुम बोलोगे बाई 2 क्यों नहीं लिया? कारण बता देता हूं। यहाँ पर कौन सा प्रकाश है? अध्रुवित,
यहाँ पर कौन सा प्रकाश है? अध्रुवित। लेकिन जब इससे निकलेगा तो किस में बदल जाएगा? वो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा। इसीलिए ऐसे सवाल में केवल पहली बार ही ये I0/2 वाला लेना है, दूसरी बार फिर लगातार वो I = I0 cos स्क्वायर थीटा ही लेना है, क्योंकि अध्रुवित प्रकाश केवल पहले पोलेराइड तक ही तो अध्रुवित रहेगा, दूसरे पहला पोलेराइड क्या कर देगा? उसको ध्रुवित कर देगा। उसके बाद में चले 10 पोलेराइड लगे हों चाहे 50 पोलेराइड लगे हों, अपने को I0/2 नहीं लेना है। क्या लेना है फिर? I0 cos स्क्वायर थीटा वाला ही सूत्र काम में लेना है, ये ध्यान रख लेना। तो I2 I1 का मान क्या है बताओ? I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ भाई? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो एक सूत्र तो ये बन गया। कई बार क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके भी सूत्र बनाते हैं। वो यूं बनता है I2 = I0/8 फॉर cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने? इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये 8 हो गया और वो 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या? I0/8 2 cos थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया अपने पास। अब ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो I2 बराबर क्या रहेगा बताओ? I0/8 है साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और I2 = I0/8 है साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा इसका फाइनल सूत्र। अब इसी में यदि मान लो कि थीटा का मान अपने को कितना दे दें? 30 डिग्री। कितना कोण हो? 30 डिग्री। उदाहरण को थोड़ा सा आगे बदल दिया भाई, कोण का मान भी दे दिया। कितना कोण दे दिया? 30 होने पर क्या बन जाएगा सूत्र बोलो? I2 I0/8 इंटू साइन स्क्वायर 2 × 30 साइन 60 हो गया। साइन 60 का मान रूट में 3/2 हो गया अपने पास। तो अब अपन चले रूट में 3/2 हुआ, तो देखो I2 = I0/8 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर बराबर I0/8 इंटू 3/4, तो I0/32 हो गया क्या? इंटू कितना आ गया? 3, तो 3I0/32 हो गया। ठीक है। अगर परसेंटेज में निकालोगे तो कितना आएगा परसेंटेज? किससे गुणा कर देंगे अपने पास? 100 से। क्या लिखोगे बताओ? 3I0/32 इंटू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। 4 से काट दो तो ये 25 हो जाएगा, और ये कितने बार हो जाएगा? 8 बार हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया 75/8% इसका I0 का। अब तो निकाल ही सकते हो अपने पास, 4 से काटा तो 25, 4 8 32, ये निकाल लेना अपने पास कितना परसेंट रह जाएगी तीव्रता। ये उत्तर है। किताब में भी एक ऐसा क्वेश्चन है लगभग, तो वो देख, उदाहरण है भाई, वो देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया? चलो जी भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट है अध्रुवित, ध्रुवित तथा आंशिक ध्रुवित प्रकाश का संसूचन
आंशिक अध्रुवित, ध्रुवित तथा आंशिक ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। देखो भाई, किसी भी प्रकाश की जांच करने के लिए अपन एक पोलराइड ले लेते हैं या फिर एक टूरमेलिन का क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है। ये यूं होता है भाई, देखो ये तो है अध्रुवित, कौन सा प्रकाश है ये, तो अध्रुवित। ये कौन सा प्रकाश हो जाएगा, ध्रुवित। और इसको कह सकते हैं अपन आंशिक ध्रुवित। क्या कह सकते हैं इसको, आंशिक ध्रुवित कहा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक चीज चलते हैं, देखो यदि किसी प्रकाश के आगे टूरमेलिन या फिर पोलराइड, टूरमेलिन का क्रिस्टल या पोलराइड रखकर उसको एक पूर्ण चक्र घुमाया जाए, पूर्ण चक्र का मतलब ये मारकर यूं घूम जाए, जहां था जैसे यहाँ पर था ना अपने पास, तो ये घूम के और वापस यहाँ गया, तो एक चक्कर घूम गया कि नहीं घूम गया, मतलब 360 डिग्री का कोण बना दिया। एक पूर्ण चक्र घुमाया जाए। अब परिणाम क्या क्या प्राप्त होते हैं, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फिर कौन सा प्रकाश होता है, वो अध्रुवित प्रकाश है। क्योंकि अध्रुवित प्रकाश में सभी दिशाओं में कंपन होते हैं, तो पोलराइड से किसी न किसी दिशा का कंपन जरूर बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये कौन सा प्रकाश होता है, अध्रुवित है। यदि प्रकाश की तीव्रता कभी अधिकतम और कभी न्यूनतम होती है परंतु जीरो नहीं होती है भाई, I इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी अधिकतम कभी न्यूनतम होती है परंतु जीरो नहीं होती है, वो प्रकाश आंशिक ध्रुवित है भाई। कौन सा प्रकाश है वो। उसके बाद में अपन चलते हैं कि प्रकाश की तीव्रता 2 बार तो अधिकतम होती है और 2 बार ही न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब जीरो। तो प्रकाश की तीव्रता यदि 2 बार तो अधिकतम और 2 बार शून्य हो जाती है तो फिर वो कौन सा प्रकाश होता है, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है भाई। कौन सा प्रकाश है वो, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं, तुम्हारे बुक में ही है, वो देख लेना, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। 4 पोलराइड दे रखे हैं भाई, P1 P2 P3 और P4, और सब में कोण जो है ना, सब में कोण 30 डिग्री के मध्य का कोण है सारों में, मतलब P1 और P2 के मध्य भी 30 डिग्री का कोण है, P2 और P3 में भी 30 का है, और P3 और P4 में भी 30 का है। और अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है इस पर। कौन सा प्रकाश आता है, अध्रुवित प्रकाश हो तो निर्गत तीव्रता ज्ञात करो। आखिरी में कितनी आएगी। सबसे पहले 4 पोलराइड ले लिए, पहले किसके लिए लगाओगे मेलस का नियम बताओ, P1 और P2 के लिए। तो P1 व P2 के लिए प्रकाश कौन सा है शुरू में, क्या लिखोगे बताओ, बराबर I0/2 cos स्क्वायर 30, ठीक है ना। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इसमें मान यही रख लेता हूं मैं, तो I0/2 √3/2 का होल स्क्वायर, ये 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया जी भाई I1 बराबर 3I0/4, 8 हो गया। ये तो पहला हो गया। अब अपन चलते हैं, किसके लिए लगाओगे नियम बताओ, P2 व P3 के लिए। P2 और P3 के लिए क्या लिखोगे बताओ, पहले तो I2 क्या लिखना पड़ेगा, I0 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे I1, इनसे जो निकला वो इसके लिए निवेशी, क्या आएगा बताओ, चलो cos स्क्वायर 30, I1/2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो ध्रुवित हो गया, पहली ही बार ये है ध्रुवित, तो अपने पास बस एक ही बार देखते हैं इसको। अब रखो मान I2, I1 का मान बोलो 3I0/8, cos 30 का मान जानते ही हो, √3/2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा क्या यहाँ पर, तो 3 3 9, I0/32 हो गया, ये I2 हो गया। अब एक और बार बचा है अभी, तो अब किसके लिए चलोगे, P3 और P4 के लिए क्या लिखोगे बताओ, चलो P3 व P4 के लिए तो क्या लिखेंगे भाई बताओ, I3 I2 cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान तो वही, इसका मान रखो 9I0/32
√3/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा जी बताओ भाई। I3 इज इक्वल टू 27 I0 बटे 32 इंटू 4 हो जाएगा ये। 32 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो कर ही लोगे ये 3 128 हो गया। ठीक है, ये आंसर है। अगर कोई परसेंटेज में पूछे तो क्या करोगे, 27 I0 बटे 32 इंटू 4 इंटू 100। 100 से कितने बार कट गया 25 बार। कितने बार कट गया 25 बार, कैंसिल हो गया ये इससे। अब अपने पास चले, ये अपने पास सोल्व करोगे तो ये आ गया 25 दूनी 50, 525 175 675 हो गया I0 बटे कितना हो जाएगा 32, 32 दूनी 64, 64 का मतलब 640 और 35 तो 21% के आसपास का है ये। कितना परसेंट हो जाएगा ये 21%, लगभग I0 का 21% रह जाएगा। मतलब अगर 4 पोलराइडों से प्रकाश गुजारे हैं तो जो चौथे पोलराइड से प्रकाश निकलेगा वो प्रारंभिक प्रकाश का कितना परसेंट रह जाएगा 21% के आसपास रह जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ 4 मिनट, हाँ एक बार ले लें। हाँ क्या करा था, हाँ तो और परसेंटेज पूछोगे तो परसेंटेज करेंगे इसलिए है। ये रहा ना, इसमें सब दिशाओं में है तो कोई ना कोई किरण आ जाएगी अपने पास। ये मान लो पोलराइड यूं होता है, ये मान लो इनके बीच में जगह होती है, यूं रखोगे तो ये किरण आ जाएगी, यूं रखोगे तो ये किरण आ जाएगी, यूं रखोगे तो ये किरण आ जाएगी। इसमें क्या होगा, इस समय तो आ जाएगी, इस समय आएगी क्या है बताओ, तो 2 बार 0 हो जाएगा और 2 बार क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। इसमें कभी आएगी और कभी नहीं आएगी, पर 0 नहीं होगा। चलो जी भाई, क्या टाइम, कुछ टॉपिक होगा नहीं। चलो हाँ भाई, एक चीज तो ये है, चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा पार्ट पूरा हो गया, 12वां पार्ट है। ठीक है, तो आज एक तो न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं आप लोगों को, इस 12वें पार्ट के न्यूमेरिकल छोटे वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह सोल्व कर लेना। कुछ न्यूमेरिकल कल मैं इस क्लास में बता भी दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन या तो 13वां पार्ट चालू करेंगे या फिर 14वां या 15वां, इनमें से भी कोई सा भी पार्ट चालू कर सकते हैं। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था बुधवार को टेस्ट देना है अपने पास, ठीक है ना। और बुधवार को 11वें पार्ट का पूरे का ही कंप्लीट का टेस्ट है, क्योंकि पहले पूरे का नहीं हुआ था, वो आधे पार्ट का ही लिया था। तो 11वें पार्ट का कंप्लीट का टेस्ट देना है और टेस्ट सभी को देना है भाई। ठीक है, और तैयारी करके देना है। तुम लोग क्या करते हो, तैयारी वैयारी करते नहीं हो। कुछ बच्चे जो देते हैं वो तो मेहनत कर लेते हैं और बाकी आलसी की तरह घर पे पड़े रहते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, तुम ये मत मानो कि भाई जब स्कूल खुलेगी तब ये पार्ट जो है ना अपने पास वैसे के वैसे ही होगा, उतना सब कुछ नहीं हो पाएगा, फिर फास्ट चलेगा क्योंकि टाइम कम रहेगा। तो अभी से ही जो है ना तुम स्टडी अपनी जारी रखो उसमें। ठीक है, थैंक यू भाई।